वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए एंड वी आर मीटिंग हियर इन द पार्ट 2 ऑफ वीडियो वेयर वी वर डिस्कसिंग द कॉमर्स क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स। प्रीवियस ईयर मींस ईयर 2020 का कॉमर्स क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था। उस समय कॉमर्स क्वेश्चन पेपर का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था, बट ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वी हैव टू सी फ्रॉम दिस पेपर, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट था प्रीवियस पेपर्स के लिए वो आज भी इम्पोर्टेंट है। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या कर लिया था, प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका सेकेंड पार्ट, जहां पर आपका 60 मार्क का पेपर स्टार्ट होता है। तो 60 मार्क्स का पेपर आपका यहां से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स। उस समय कॉमर्स का क्वेश्चन पेपर जो था 2 ही पार्ट्स में डिवाइड होता था, अभी 3 पार्ट में, बट आप उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ क्वेश्चन देखिए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो पीपल परफॉर्मेंस में लिखी होती है, कॉमनली क्या मिस्टेक करी है स्टूडेंट्स ने, वो बताया जाता है, उसे हम आज ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, एक्सप्लेन एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द डिबेंचर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मली उन्हें याद रहता है क्योंकि उन्होंने अकाउंट्स में भी पढ़ा है कि डिबेंचर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करनी होती है, कंट्रोल का डिल्यूशन नहीं होता है एंड ऑल दैट थिंग। तो बच्चे नॉर्मली ये काम करके आ जाते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिबेंचर फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू लिखकर आ जाते हैं, उन्हें डिबेंचर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद नहीं रहता है। यस, दिस इज द प्रॉब्लम। एंड यही चीज, ये देखिए, अगर आप कमेंट्स ऑफ एग्जामिनर पढ़ेंगे तो लिखा है मोस्ट कैंडिडेट्स रोट द मेरिट्स ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी लाइक हैविंग नो वोटिंग राइट्स एक्सेट्रा। तो टीचर्स को बोला गया है कि डिबेंचर्स के बारे में पढ़ाइए उन्हें एंड डिबेंचर्स की फीचर्स एंड मेरिट्स के बारे में पढ़ाइए, तो वो एंड डिबेंचर की एडवांटेज फ्रॉम डिबेंचर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाइए। तो 3 एडवांटेज फ्रॉम द डिबेंचर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू आपको लिख के आनी थी। इसका आंसर कहाँ है, ये देखिए, इसके आंसर यहाँ पर दिया गया है। एडवांटेजेस में बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको इसमें से कोई 3 पॉइंट या 4 पॉइंट लिखकर आने थे। अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर, रेगुलर रिटर्न, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रेफरेंस इन रीपेमेंट, डिबेंचर्स हैव अ डेफिनेट मैच्योरिटी पीरियड एंड ऑल। तो इतने सारे आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, 3 या 4 आप लिखकर आएंगे, क्योंकि 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विद रेफरेंस टू द वेरियस dimensions of business environment, state what is meant by political environment, mention any 3 components of political environment। अब डायमेंशंस की बात करते हैं तो वहां पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एनवायरनमेंट आता है और उसके अंदर भी सब पॉइंट है। 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पूछा गया था आपसे, तो 2 पार्ट में जो क्वेश्चन था डिवाइडेड था। रेफरेंस विद द वेरियस डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, स्टेट व्हाट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पहले पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन करना था और उसके 3 कंपोनेंट्स लिखने थे। देखिए यहाँ पर क्या कमेंट लिखा है, मेनी candidates wrote the incorrect definition of political environment and some candidates either wrote management of public affairs impact on the business। ओके, तो ये सब गलत था। हमें क्या लिखना था, इंटरेस्ट, डिविडेंड की बात करनी थी यहाँ। अच्छा, वो तो आगे वाले का ही। इधर एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट गिविंग एग्जांपल ऑफ द प्रिवेलिंग सिचुएशंस एंड रिलेटिंग देम, ये सब लिखना था हमको। एंड बहुत क्लियरली हमें देखना था पॉलिटिकल में लीगल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये सब टर्म्स हमें आनी चाहिए थी, पॉलिटिकल लीगल क्या होता है एंड क्या डिफरेंस है बिटवीन फीचर एंड इंपॉर्टेंस, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है ना फीचर्स और इंपॉर्टेंस के बीच में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए इसका आंसर क्या था, असल में इसका आंसर ये था, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की मीनिंग थी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज द एनवायरनमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ द फोर्सेस कंसर्निंग द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स एंड द इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। और उसके कंपोनेंट्स के अंदर था कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल सिस्टम, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल प्रोसेसेस, फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसी एक्सेट्रा। ये सारे के सारे आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं बेटा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी अब ये चैप्टर जो है धीरे धीरे काफी पॉपुलर होता जा रहा है। ओके, तो आपको यहाँ लिखा तो हुआ है कि एनी 3 कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करके आने, लेकिन आपको पढ़ने सारे ही, क्योंकि सारे के सारे कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है। चलिए गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका जो था, ये वाला क्वेश्चन, ये 4 नंबर का था एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, एनुमरेट एनी 5 इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अगेन यहाँ पे फीचर एंड इंपॉर्टेंस की गड़बड़ी बच्चे बहुत करके आते हैं कि इंपॉर्टेंस की जगह फीचर लिख देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पे लिख के भी बताया गया है सजेशंस टू टीचर को कि भाई टीचर्स आप प्लीज लीगल, आप जो है फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस अलग अलग होते हैं, ऐसा करके बच्चों को पढ़ाइए एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पढ़ाइए। मैनी कैंडिडेट्स गेव
correct headings but could not substantiate the heading points. Okay, headings उसके बाद substantiate नहीं कर पाए, मतलब उसका explanation नहीं कर पाए. Points like holistic approach, liberalization and globalization, multiple effect were explained by many candidates and repetition of explanation as well as the heading was also observed. तो आप क्या सोचते हैं कि यार एग्जामिनर के पास कहाँ टाइम होगा, बार बार वही लिख देते हैं? ऐसा नहीं होता है बेटा. एग्जामिनर आपको पढ़ते हैं, आपके क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते हैं, तभी मार्क्स देते हैं. तो आपको ठीक से करना है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ठीक से समझाना है, स्टेप्स, फीचर्स एंड डिमेरिट्स वगैरह टीचर्स को समझानी है. ऐसा बोला है बोर्ड ने, मतलब आपके लिए तो आप टीचर नहीं हो, आप स्टूडेंट है, आपको समझना है कि ये सब आपको ठीक से पढ़ना है. ठीक है, तो 5 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, 5 पॉइंट्स पूछे गए, तो आप 5 सपोज करके लिख के आने वाले वहां पे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 था ऑल टुगेदर 12 मार्क्स का. अब आपके पास 12 मार्क के क्वेश्चन नहीं है, आपके पास सेक्शन वाइज पेपर में पूछा जा रहा है, लेकिन अगेन ये 4 मार्क की मार्किंग, 5 मार्क की मार्किंग, 3 मार्क की मार्किंग अभी भी क्वेश्चन पेपर में है. तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है, यहाँ से आपको काफी हेल्प मिल जाएगी. देखिए, हमेशा प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हम अक्सर फालतू के इसके लिए भागते रहते हैं कि चलो सैंपल पेपर्स खरीद लेते हैं, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो खजाना है वो तो यही पड़ा हुआ है साइड पे, जो कि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है, देखते भी नहीं है. चलिए देखिए, नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर, कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन पेपर में, तो इसे आप बहुत बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे. देखिए यहाँ क्या पूछा गया है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस पूछा गया. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, हमेशा डिफरेंस बोर्ड की एक्सपेक्टेशन क्या रहती है, ये देखिए कॉलमनर फॉर्म में आपसे डिफरेंस पूछा जाता है, एंड दे वांट यू टू राइट द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस आल्सो. दिस हैज टू बी रिटन, इट हैज टू बी रिटन. पता नहीं क्यों बच्चों को ये मिसकॉन्सेप्ट रहता है कि हम बेसिस ऑफ डिफरेंस नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा. ये देखिए, मेनी कैंडिडेट्स डिड नॉट ब्रिंग द डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल इंटरेक्शन और सोशल रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉइज ऑफ फॉर्मल, एंड सेवरल कैंडिडेट्स नीदर रोट द बेसिस. ये देखिए, सारी जो आपकी जो कश्मकश है उसके ऊपर अंत लग गया, फुल स्टॉप लग गया. यहाँ पे कुछ तो टीचर्स भी बोल देते हैं कि ठीक है बेसिस ऑफ डिफरेंस नहीं लिखो. क्यों? बोर्ड ने खुद लिख के दिया है यहाँ पर कि बहुत सारे कैंडिडेट से बेसिस ऑफ डिफरेंस लिए, मतलब बोर्ड इज एक्सपेक्टिंग यू टू राइट द बेसिस ऑफ डिफरेंस. और कितना ही टाइम लगता है यार, मैं तो बोलती हूँ उल्टा इजी हो जाता है. अगर आप बेसिस ऑफ डिफरेंस लर्न कर लेते हैं तो आगे का एक्सप्लेनेशन बिकम्स वेरी इजी. आपको बेसिस ही तो लर्न करना है, बाकी तो आप खुद लिख लेंगे. तो बेसिस जरूर लिख के आए बच्चों. अब मैं क्वेश्चन का डिटेल में जाके आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ. ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्या होती है आपको लर्न करना है, आपने कई बार लिखा भी होगा और यहाँ से भी आप उसे रेफर कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, एक्सप्लेन 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन. 4 मार्क का क्वेश्चन है ये. तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डिफरेंसेस लिखने. आज स्टूडेंट्स गिव कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इज नॉट गिवन, एंड बेसिस ऑफ डिफरेंस इज नॉट गिवन. ठीक है, बेसिस इज नॉट, यहाँ पे देखो पहले वाले क्वेश्चन का ही कंटिन्यूएशन चल रहा है, मैं फिर से बेसिस पे जाके बता रही हूँ. हेल्प्स स्टूडेंट्स डिफरेंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फीचर्स, ऑब्जेक्टिव एंड बैरियर्स एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. बिकॉज बच्चा क्या करता है ना, एग्जाम में खिचड़ी पका के आ जाता है, वहीं पे बैरियर्स भी लिख देता है, वहीं पे फीचर्स भी लिख देता है, वहीं पे ऑब्जेक्टिव भी लिख देता है. वेरी क्लियरली आपको ये लर्न करना है. एंड पता नहीं क्यों बहुत सारे टीचर्स को और स्टूडेंट को मगध वर्ड से नफरत है. मैं बोलती हूँ जहां जरूरत है ना करो वहां, क्योंकि अल्टीमेटली आपको चाहिए कि आपको मार्क्स चाहिए. आपको कितना अच्छा समझ में आता है, ये एक डिफरेंट स्किल है एंड डिफरेंट टेरेन है. यहाँ पे जाके आपको कोई जज नहीं कर रहा, आपने एग्जाम में क्या लिखा है इसके ऊपर जज किया जा रहा है. तो हम क्यों नहीं बोले कि हमें मगअप करना है, करेंगे, जरूरत है तो करेंगे, जो बोर्ड हमसे मांगेगा हम वही करके देंगे भाई. अगर हमसे ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है मग करके लिखो तो लिख के आओ, आपको वही करना है. आपको प्रैक्टिकल होना है लाइफ में, इतना प्रिंसिपल नहीं कि मेरे से तो मग नहीं होता है, मैं तो ऐसा स्टूडेंट हूँ. फिर ठीक है आप ऐसे स्टूडेंट रहिए, आप मार्क्स मत लेंगे, एटलीस्ट हेडिंग्स आपको मग करनी ही पड़ेगी कॉमर्स के सब्जेक्ट में. एंड दिस इज अ वेरी वेल नोन फैक्ट कि आपको हेडिंग्स तो मग करनी ही पड़ेगी. अगर आपको मग वर्ड करना अच्छा नहीं लगता है, क्रैम अच्छा नहीं लगता है, कोई और वर्ड बोलिए, लेकिन करना तो वही अंत में. ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये देखिए हम लोग आंसर किया था. आंसर है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक से बताया गया है. देखिए कितने सारे पॉइंट्स में, यानी 4 पॉइंट्स लिखना है आपको, और सब पॉइंट्स की यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है, ऐसे आपकी बुक में भी लिखी गई है. टू मोटिवेट एम्प्लॉइज, टू एजुकेट एंड ट्रेन एम्प्लॉइज, टू प्रमोट द मैनेजरियल एफिशिएंसी, टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस, टू फैसिलिटेट लीडरशिप, टू कैरी आउट द चेंजेस एंड टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क. आगे का एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ के जाना होता है 3 से 4 बारी, तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए आगे.
ओके, चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है यहां से, डिफाइन एडवर्टाइजिंग एंड एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। डिफाइन एडवर्टाइजिंग इसका 1 पार्ट है, मतलब इसका 1 मार्क होगा, और 4 फीचर्स ये 1+4 का क्वेश्चन है ये, तो आपको डिफाइन भी बहुत अच्छे से करके आना है। अब ये देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है। इन डेफिनेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट सम कैंडिडेट्स मिक्स कीवर्ड्स लाइक पेड एंड नॉन paid, non-personal, identified sponsor, promotion of goods and services। बट यहीं पे तो बोर्ड दे रहा है आपको, और क्या चाहिए आपको, बोर्ड ये भी लिख के दे रहा है कि ये कीवर्ड था भाई, इसे तो लिखना ही लिखना था। तो आपको सब कुछ यहाँ पर खुलकर बताया गया है। आप कहाँ पढ़े हुए हैं चक्करों में कि आप अपना सैम्पल पेपर्स परचेज कर ले, वहां से पढ़ ले, उन पेपर्स को लगाएंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। यही लगाओ और यहीं से आंसर भी देख लो, तो आपके मार्क्स जो है ना, ये परसेंटेज बूस्टर बोल रही हूँ मैं इसको, ये परसेंटेज आपका बूस्ट करा देगा। आपके मार्क्स में कितनी हाई जंप आएगी आप खुद भी बिलीव नहीं कर पाएंगे आफ्टर रेफरिंग टू दिस। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है, सेवरल कैंडिडेट मिसटूक फीचर्स फॉर एडवांटेजेस। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एडवांटेजेस लिख के आ जाते हैं जबकि दोनों के हेडर्स अलग अलग दिए गए हैं। देखिए अब देख लेते हैं कि क्या आंसर था इसका। इसका आंसर था यहाँ पर, ये एडवर्टीजमेंट की मीनिंग है एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल presentation and promotion of idea, goods and services and by identified sponsor, any other relevant point will do। लेकिन आपको ये non personal presentation and promotional ideas and by identified sponsor ये तो लिख कर ही आना है। फीचर्स में एडवर्टाइजिंग इज पेड फॉर्म, इट इज नॉन पर्सनल, इट इज डन बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, इट इज फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड सो मेनी अदर। एनी 4 पॉइंट्स आपको लिख के एक्सप्लेन करके आने थे, सिर्फ लिखना नहीं था। ये जो इतना सा लिखा इतना नहीं लिखना था, आगे एक्सप्लेनेशन भी करना था आपको, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि अगेन 12 मार्क का था। अब मैं जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। टोटल यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं वो होने वाले हैं कुल questions। there are 9 questions जिसमें से हम 4th क्वेश्चन कर रहे हैं एंड दिस विल बी द एंड। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ लिखा है एक्सप्लेन एनी 3 सोर्सेस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। बहुत सारे सोर्सेस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है एंड सारे ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी के ऊपर भी आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तब तो सारे बहुत अच्छे से करने। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स आंसर दिस क्वेश्चन करेक्टली, हाउएवर व्हाइल मेनी कैंडिडेट्स ये करेक्ट हेडिंग्स फॉर द सोर्सेज दे कुड नॉट सब्सटेंशिएट, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं कर पाए। तो हेडिंग लिखना और उसके साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो अच्छे से करना था। तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकते थे, एनी 3 पूछा है, बहुत सारे सोर्सेज है एक्सटर्नल सोर्सेज तो रिक्रूटमेंट की, उसमें से कोई भी 3 लिख सकते थे। एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसे हम कैंपस रिक्रूटमेंट बोलते हैं, प्लेसमेंट, पर्सनल कंसल्टेंट, कैजुअल कॉलर्स एंड सो ऑन। इन सबका एक्सप्लेनेशन करना था, सब्सटेंशिएट करना था, मतलब उसे एक्सप्लेन करके बताना था प्रॉपरली। और कैसे एक्सप्लेन करेंगे, शॉर्ट पैराग्राफ कंटेनिंग 4 to 5 लाइंस, दैट्स इट। आपको बहुत बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन नहीं लिखने हैं, टू द पॉइंट लिखना है, डू नॉट बीट अराउंड द बुश, बट आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिख के आना होता है। तो एनी 3 पॉइंट्स विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन चाहिए था। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, दिस क्वेश्चन वाज 3 मार्क्स I believe yes। And second question और fourth question का जो second part था, सब part, give 4 differences between Taylor and Fayol's principle of management। इसको मैं important mark करूंगी क्योंकि ये जो question है इस साल के sample question paper 2020-23 के sample question paper में भी आया हुआ है एंड बुक में आपको ऐसा कहीं differentiate करके मिला नहीं है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम रहती है कि इस क्वेश्चन को हम कहाँ से देखें, तो उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपको मिल सकता है। पीपल्स परफॉर्मेंस में बहुत सुंदर इसका आंसर लिखा हुआ है, ये देखिए। आप इस क्वेश्चन को यहाँ से एज इट इज लर्न कर लीजिए। ये देखिए ये रहा आपका आंसर, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस दिया हुआ है एंड प्रॉपरली कॉलमनर फॉर्म में बना हुआ है। आप इसे यहीं से लेकर के अच्छे से ले ले, क्योंकि बुक में ये लिखा नहीं है, अपने आप से आपको लिखना पड़ेगा, तो उससे बेटर है कि आप यहाँ से ले लें इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलिए तो इसे कर लेंगे आप, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज मेंट बाय आरटीजीएस, गिव एनी 3 फीचर्स ऑफ आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जिसे हम बोलते हैं, उसके बारे में 5 नंबर का क्वेश्चन आया। देखिए बैंकिंग के चैप्टर को मैंने पहले भी बोला था, बच्चे बहुत ही हल्के में लेते हैं कि अरे बैंकिंग में इतना कुछ नहीं है, लेकिन बैंकिंग के चैप्टर में से भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो देखिए 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आया। अब आप सोचेंगे 5 नंबर के लिए क्या लिख के आना है, देख लेते हैं क्या एक्सपेक्टेशन थी। आरटीजीएस
RTGS पहले तो आपको एक्सप्लेन करना था, वो 1 मार्क था। मीनिंग, इट इज अ फंड ट्रांसफर सिस्टम अंडर विच द ट्रांसफर ऑफ फंड टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर एंड रियल टाइम एंड ग्रॉस बेसिस। ये आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, कई बार फुल फॉर्म उल्टा पुल्टा लिख देते हैं बच्चे, तो उसे ठीक से पढ़िए। एंड देन इसके फीचर्स लिखे हुए हैं कि सेटलमेंट प्रोवाइडेड बाय द बैंक ओनली बाय CBS इनेबल्ड ब्रांचेस एंड RTGS ट्रांजैक्शन आर प्रोसेस्ड इंडिविजुअली एंड कंटिन्यूअसली रादर देन इन बैचेस। NEFT में बैचेस होते हैं। एंड देन कितना है, 2 लाख की लिमिट, 10 लाख रुपीज पर डे एंड ऑल दैट, ये सारा उसका स्पेसिफिकेशन है। टाइमिंग दिया हुआ है, वर्किंग आवर्स में होता है। सो एनी 3 फीचर्स आपको लिखने थे, लेकिन यहाँ पे फीचर्स जो है वो लाइनर्स में है, पॉइंटर्स में नहीं होने, तो आप इसके थोड़े ज्यादा फीचर्स लिख के आए कि एनी 3 लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा। तो दैट्स इट स्टूडेंट। आज हमने जो डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया फीचर्स। हमने डिस्कस किया फीचर्स नहीं, हमने फीचर्स मैं पहले बोल रही थी, वही मैंने बोल दिया। हमने जो डिस्कस किया वो ये डिस्कस किया कि हम लोगों को पास्ट ईयर पेपर जो करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पार्ट 2 किया है 2020 के पेपर का, और अब थर्ड पार्ट में मैं कोशिश करूंगी कि इसको खत्म कर दूं। 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अभी बाकी बचे हुए हैं आपके 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, 7th, 8th एंड 9th। 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो बहुत लंबा ड्रैग ना करके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कोशिश करके खत्म कर दूंगी। एंड फिर से मैं याद दिला दूं आपको कि अगर आपको सारे के सारे पीपल्स परफॉर्मेंस जो पुराने सालों की है उसका डिस्कशन चाहिए, सैंपल क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन चाहिए, तो आप हमारी ऐप पर जाके सिर्फ 1 रुपए के लिए इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वहां से मैं आपको एक एक करके वीडियोस देते जा रही हूँ ऑन द डेली बेसिस। आई एम एडिंग द वीडियो, वहां से आप इनको परचेज कर सकते हैं और देख सकते हैं ऑन योर मोबाइल इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन यूट्यूब। अगर आपको ऐसा लगता है यूट्यूब पे आपको डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होती है, तो आप मेरी ऐप से देखिए, क्योंकि यूट्यूब पे मैं एक ही पेपर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, लेटेस्ट वाला 2020 का, लेकिन बाकी सारे पुराने पेपर्स में डिस्कस कर रही हूँ ऑन माई ऐप विच इज कृष्णा क्लासेस। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड यस, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। हम मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।